तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 4। ये हरियाणा बोर्ड वालों का है। हरियाणा में जो नई किताबें आई हैं इतिहास की, हम उस किताब का नाम है भारत एवं विश्व, तो उसका पाठ नंबर 4 है। ये पाठ का नाम है आपका मध्यकालीन समाज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूरोप को और भारत को, यूरोप एवं भारत। ठीक है, देखो समाज का जो है ना एक टाइम आता था, मतलब आज के टाइम की अगर बात करें, आधुनिक समाज की बात करें, तो आजकल हमारा ज़िंदगी कैसे चल रही है, मतलब ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। लड़ाई दंगे हो रहे हैं भैया, ठीक है, चलो लड़ाई दंगे भी हैं। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी, मनोरंजन के साधन कैसे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी हैं, तकलीफ़ें क्या क्या हैं, वही सेम सी बातें होती हैं, वो हम बात करेंगे। अब मध्यकालीन की, मध्यकालीन यानी कि बीच से का समय था, जो समाज ठीक ठाक चल रही थी कंडीशन, तो उस समय यूरोप के क्या हालचाल थे और भारत के क्या हालचाल थे, तो इन दो के बारे में हम बात करेंगे। और यूरोप की बात हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन लोग भारत में आए थे, तो उस वजह से हम भारत में आने की वजह से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तो हमने उस चीज़ के बारे में भी जानने को मिल सकता है। चलो देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देने वाला हूं। और अगर आपको जो है चैप्टर को बिल्कुल मतलब शॉर्ट में, समरी टाइप में समझना है, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है उसकी, मतलब बना दूंगा यार, अभी साथ के साथ देख लोगे तो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं लगातार काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो महीने के अंदर ही जो आपको ये कंप्लीट बुक का सोल्यूशन वगैरह आपको मिल जाएगा इजीली, बिल्कुल। तो आपकी मर्जी है, आप अगर फिर मतलब सेशन स्टार्ट हुआ है, बैच जो है अभी रिसेंटली पढ़ने लगे हो आप बुक्स को, तो आपको पूरा डिटेल वाली वीडियो देखनी चाहिए, लाइन बाय लाइन वाली, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। साथ के साथ मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा उन चीज़ों को, जो काम की चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। और अगर समरी वाली है तो उसमें आपको क्विकली आप प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे समरी के बजाय जो है ना, मैंने आपके लिए नोट्स लिख रखे हैं, आपको नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ की वीडियो, हर एक चीज़ की वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें रिटर्न में भी हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com, वहाँ पर विजिट करके देख सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, पेज का भी और प्लेलिस्ट का भी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब शुरू करते हैं, बकबक बहुत कर ली, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है हमारी, लगभग 1 घंटे के अराउंड की मान लो, हो सकता है उससे कम टाइम में निपट जाए। 12-13 पेज का चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलो देखते हैं। किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है, लेकिन समय के साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी आते हैं। परिवर्तनों का कारण समाज की आवश्यकताएं होती हैं। इतिहास इन्हीं परिवर्तनों के अध्ययन का एक विज्ञान है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक संरचना सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर रही है। प्राचीन काल में सामाजिक संरचना सरल थी, जो मध्यकाल तक आते आते जटिल हो गई। यूरोप में मध्यकाल को अंध युग कहा गया। क्या कहा गया? यूरोप में मध्यकाल जो आया उसको अंध युग कहा गया था। इस कालखंड को वहाँ शक्तिशाली द्वारा कमजोर के शोषण के का दौर माना गया। यानी कि पहले के दौरान में आपने देखा होगा, बहुत सारे जो शासक वर्ग थे या अमीर लोग हुआ करते थे, उन्होंने गरीबों का बहुत शोषण करा। बाद में उनके खिलाफ विद्रोह हुए, बहुत कुछ लड़ाई दंगे हुए। तो वही सीन है यहाँ पे। ये जो मध्यकाल था वो उनके लिए अंध युग चल रहा था। शक्तिशाली लोग जो है कमजोरों का शोषण करने में लगे हुए थे। यूरोप में विशाल राज्यों के पतन के बाद सामंतों ने शासकीय दायित्व निभाने आरंभ कर दिए थे। उनके शासन का आधार शोषण व भोग विलास था। दूसरी ओर भारतीय समाज में मध्यकाल में इस्लाम के आगमन से, इस कौन सा धर्म आ गया था भारत में? इस्लाम, यानी कि मुसलमानों वाला जो धर्म है। तो इस्लाम के आगमन से अनेक परिवर्तन हो गए। इस्लाम के प्रचार के लिए धर्मांतरण हुए, यद्यपि इसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई। भारतीय जनता ने मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर प्रतिरोध किया। यानी कि बहुत सारे हमले हुए मध्यकाल के दौरान भारत के ऊपर, मतलब बाहरी ताकतों के, तो वो भी हमें शायद जानने को मिल सकते हैं। चलो देखते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना कैसी थी। मध्यकाल में जो है यूरोप में स्त्रियों और कृषकों की दशा कैसी थी। अब हम इन दोनों की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भैया जो खस्ता हालत होती थी ना, वो पुरुषों की नहीं होती थी, वो या तो गरीब वर्ग जिसमें कृषक शामिल थे, या फिर स्त्रियों की। इन दो की हालत हमेशा खस्ता रहती थी, और हम उन्हीं की बात करेंगे। मध्यकाल में भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी? यहाँ पे यूरोप की सामाजिक और यहाँ पे भारत की। मध्यकाल में भारत में किसानों, दासों और स्त्रियों की दशा कैसी थी? यानी कि हम यूरोप की बात करेंगे और भारत की बात करेंगे। ठीक है, दो देशों की हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अब पहले पढ़ते लेते हैं यूरोपीय समाज के बारे में। मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्ग थे?
3 वर्ग। पहला था पादरी, पादरी होते हैं ना चर्चों में बैठे रहते हैं वो किताब सी लेके, तो वो वाला पादरी का था। इनका मुख्य कार्य ईश्वर की सेवा करना और चर्च की व्यवस्था देखना था। दूसरे वर्ग था सामंतों का। किसका? सामंतों का, जिन पर समाज की रक्षा का भार शामिल था। सामंत जो है ना, जैसे गांव में सरपंच होते हैं ना, या फिर बोल सकते हो जिले होते हैं तो जिलों के अध्यक्ष होते हैं, मेन जो लीडर्स होते हैं, तो उनको सामंत कहा जाता था उस टाइम पे। तो उनकी रक्षा का भार, उनके ऊपर जो है पूरे समाज की रक्षा का भार होता था। समाज में कुछ भी गड़बड़ होगी तो सामंतों को संभालना पड़ता था। तीसरा वर्ग सामान्य जनता का था, सामान्य जन का था, जो ऊपरी दोनों वर्गों के लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था। सामान्यतः लोग मानते थे कि समाज का यह विभाजन ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है, कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया है, भगवान की इच्छा थी कि हमें जो है मजदूर बनाया या तीसरे वर्ग में डाला, दूसरे पहले में नहीं डाला। इसीलिए प्रत्येक वर्ग को अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। लोगों का मानना था कि वर्ग विशेष के लोगों को ईश्वर ने उसी वर्ग के योग्य गुणों के साथ जन्म दिया है। सामान्य गुणों से युक्त व्यक्ति ना पादरी बन सकता है और ना ही सामंत बन सकता है। वो डिपेंड, मतलब मेंटलिटी उनकी हो चुकी थी ना, कि फिक्स हो चुकी थी। पादरी वर्ग की बात करते हैं पहले, फिर हम सारे वर्गों की बात करेंगे, कि 3 वर्ग है ना, तो तीनों की बात करेंगे। पहला है पादरी वर्ग। समाज में पादरियों का जो वर्ग था वो सर्वोच्च था। उनका यूरोपीय समाज पर गहरा प्रभाव था। पादरी गिरजाघर में ईश्वर की सेवा में लगे रहते थे। गिरजाघर ईसाइयों का उपासना घर होता था। जैसे हमारे हिंदू है ना, हम लोग तो हिंदुओं के लिए मंदिर होते हैं, तो वैसे ही जो है ईसाई लोगों के लिए जो है गिरजाघर बने होते हैं, तो वहाँ पर उनकी उपासना का घर होता है। यूरोप के सभी भागों में असंख्य गिरजाघर थे, जिनमें से कुछ छोटे होते थे तो कुछ बड़े होते थे। जैसे मंदिरों का भी सेम ही सीन है ना, कुछ छोटे होते कुछ बड़े, वैसे सीन है। कुछ गिरजाघरों के पास बड़ी भू संपत्ति होती थी। गिरजाघर की घंटी लोगों को प्रार्थना के लिए आह्वान करती थी। यह उन्हें खतरे की सूचना भी देती थी। लोगों का यह विश्वास था कि घंटी की ध्वनि में तूफान या भूत प्रेत से रक्षा करने की शक्ति है। क्या खतरनाक विश्वास था यार, इतना खतरनाक तो हिंदुओं का भी नहीं है। चलो, ये सब लोगों की मान्यता थी उस टाइम पे, कि घंटी से की जो आवाज़ है ना, उससे तूफान या फिर भूत प्रेत जो आ जाए हमारे आसपास तो उनको भगा देती है वो घंटी बजाने से। ये पादरी एक प्रकार के भूस्वामी थे, यानी कि जमीन पे कब्जा था इनका भी, एक तरीके से जमीन के मालिक थे वो। क्यों? क्योंकि भैया गिरजाघरों के पास में जमीन दान देते थे लोग, और उस जमीन को कौन संभालेगा? पादरी संभालेगा, तो उससे मजे ले रहे थे। तो भूमि से प्राप्त आय का उपयोग ये पादरी अपने निजी हितों के लिए करते थे। राजा तथा लॉर्ड सामंत इनसे परामर्श भी लेते थे। कई छोटे सामंत तो इनसे कर्ज भी लेते थे। देखो यार किस लेवल के बंदे थे ये। बड़े गिरजाघर के पादरी सुंदर महलों में रहते, भड़कीले रेशमी वस्त्र पहनते। उस समय रेशमी वस्त्र बहुत महंगे होते थे, तो वो वस्त्र पहनते थे। रतन पहनते और घोड़े रखते थे, मतलब पूरे राजा से कम नहीं होते थे ये भी, मतलब राजा से भी ऊपर ही की चीज़ थी। बड़े पादरियों के अतिरिक्त पादरियों की एक अन्य श्रेणी थी, जिसमें छोटे पादरी आते थे। वे छोटे गिरजाघरों के संरक्षक होते थे, जो दूर किसी गांव में स्थित होता था। ये जो है मुख्यतः साधारण किसान या शिल्पियों के पुत्र होते थे, मतलब लोकल पीपल। जैसे आम जो मंदिर होते हैं, जैसे गांव में होते हैं ना छोटे छोटे मंदिर गांव के, तो वैसे वाला सीन सा था। उनका भी कोई लोकल जो लोग होते थे वहाँ के, साधारण किसान या शिल्पी, तो वहाँ पर वो रहते थे। बचपन में थोड़े से धन के लालच में ये चर्च की सेवा का प्रण लेकर चर्च के छोटे मोटे काम करने में लग जाते थे। गांव में जब कोई सामंत गिरजाघर का निर्माण करता था तो वह इन पादरियों को वहां नियुक्त कर देता था। इन पादरियों के पास एक मकान के अतिरिक्त कुछ भूमि भी होती थी। ग्रामवासी अपनी आय का 10वां भाग चर्च को देते थे। कितना भाग देते थे? 10वां भाग। यानी कि अगर तुमने कुछ कमाई करी है, 10 रुपये कमाई करिए, तो 1 रुपये तुम चर्च को दान दे दोगे। तो इतनी सारी कमाई वहाँ पे फ्री फोकट के आती थी। एज अ टैक्स मान लो तुम इसको, मान्यता के हिसाब से वो टैक्स नहीं मानते थे उसको। बड़े पादरियों की तरह ये छोटे पादरी अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। गिरजाघर में नियुक्त करने से पहले बड़े पादरी, यानी कि बिशप कहते जिसको, द्वारा इनकी परीक्षा भी ली जाती थी। यह परीक्षा केवल नाम मात्र की होती थी। इन पादरियों को ना तो लैटिन भाषा लिखनी आती थी, ना ही बोलनी आती थी। तो कैसे पादरी भैया लैटिन में रहते हुए, मतलब वहाँ की नॉर्मल भाषा उनको बोलनी पढ़नी नहीं आ रही। यहाँ तक कि प्रार्थना के लिए भी ये स्थानीय भाषा का प्रयोग करते, लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में वैसे चलती क्या है, हरियाणवी चलती है। वैसे भाषा कौन सी है? भाषा हरियाणवी थोड़ी ना, हरियाणवी तो हमारी बोली हो गई। लेकिन एक्चुअल में जो है हम यूज़ किसको करते हैं? या तो हिंदी करते हैं, इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश तो हम अंग्रेज तो
नहीं है यहाँ पे यार, लिटरली कोई नहीं है, हिंदी करते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। वैसे तो 99% हरियाणवी फेंकते हैं हम लोग, तो वो स्थानीय भाषा होती है हमारी। अब हमको बोले कोई, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि आपको मतलब आप हरियाणवी बोल रहे हो तो आपसे हिंदी बोलनी भी मुश्किल हो जाएगी, बोलनी नहीं आएगी, ढंग से लिखनी भी नहीं आएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। ये पादरी किसानों की तरह ही रहते थे, किसानों की तरह ही काम करते थे, लेकिन जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित संस्कार इनके बिना पूरे नहीं माने जाते थे। कुछ पादरी गिरजाघरों को किराए पर लगा देते थे। वाह क्या बात है कि गिरजाघर को भी किराए पे चढ़ा दिया यार, क्या शर्म नहीं आ रही इनको। तो कुछ गिरजाघरों के सोना चांदी के पूजा पात्रों को बेच डालते थे। यार क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। कुछ लोग गिरजाघरों में जुआ खेलते और कुछ लोग वहीं पर झगड़ पड़ते थे। चलो झगड़ा वगड़ा तो हो जाता है, बट यार ये तो सामान बेचने लग गए गिरजाघर वालों का, रेड मरवानी पड़ेगी इनके ऊपर। तो चलो ये थे गिरजाघरों की हालत, पादरियों के मजे हो रहे थे। जो बड़े चर्च में पादरी बने हुए थे ना गिरजाघरों में, तो उनके तो आ रहे थे मजे, क्योंकि भैया राजमहल राजा से कम नहीं थे वो। लेकिन छोटे जो लोकल पीपलों के जो थे उनके पास कुछ नहीं था, वो ऐसे ही सामान उठा उठा के बेचा करते थे। चलो दूसरा था हमारे पास में, वो था सामंत वर्ग। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों का महत्वपूर्ण वर्ग था। इनका मुख्य काम था न्याय और रक्षा करना, बस दो ही काम थे। भूमि पर इन्हीं का अधिकार होता था, जैसे राजा होता है यार, एक तरीके से राजा ही थे ये। मतलब सामंत जो है ना, उस समय जो है छोटे क्षेत्र में सामंत बनाए होते थे, ऊपर महाराज या सम्राट बैठे होते थे, उनके ऊपर राज कर रहे होते थे, ऐसा सीन था। लेकिन इन सामंतों में भी अनेक उपवर्ग होते थे। यह यूरोपीय समाज का शासकीय वर्ग था, यानी कि शासक होते थे, इनके ऊपर कोई शासक ही नहीं था, तो मजे ले रहे थे भी पूरे। बड़े भूस्वामी काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। क्या कहते थे? लॉर्ड। आपने कई सारे लोग देखे होंगे ना भारत में, जैसे लॉर्ड डलहौजी आपने सुना होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे लॉर्ड हुआ करते थे। लॉर्ड कौन थे समझ गए ना अब, कि जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी उनको लॉर्ड कहते थे, या फिर काउंट भी कहते थे। मतलब काउंट भारत में तो लॉर्ड ही कहेंगे हम उसको, ठीक है। शारीरिक क्षमता, तत्काल निर्णय, आदेश देने और आज्ञा पालन के गुण इनमें बचपन से ही विकसित किए जाते थे। इन्हें युद्ध विद्या, आखेट, उचित खान पान व घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी। सामंत न्यायालय में बैठकर न्याय करते थे। इनके पास सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी जिसका मुख्य कार्य युद्ध में भाग लेना होता था, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, तो वहाँ पे घुसेगा कौन, मार कुटाई करो और दूसरे सामंत को पीट के अपने में कब्जा लो, उसको भी वही सीन चलता था। समस्त का स्वामित्व राज्य के पास था तथा वह भूमि को बड़े सामंतों में बांट देता था। उसी भूमि को बड़े सामंत अपने से छोटे सामंतों में बांटकर उन्हें भूस्वामी बना देता था। प्रत्येक छोटा भूस्वामी को अपने से बड़े भूस्वामी की सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। यानी कि देखो, एक्चुअली में तुम कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट कैसे था, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है जिसके ऊपर एक राजा ने कब्जा कर लिया है, कोई सम्राट बैठा हुआ है। सम्राट का नाम मैं नहीं बता रहा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सम्राट बैठा हुआ है, इसने क्या करा, ऐसे जो है क्षेत्र बांट दिए बहुत सारे अपने, मतलब कि एक सामंत यहाँ पे बैठा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये सामंत इतने बड़े को काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे जो है इनके अंदर छोटे छोटे क्षेत्र बना बना के अपने अंडर में 5-6 सामंत को रख लेंगे। अब एक्चुअली में कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि सम्राट को अगर युद्ध लड़ना है, क्या युद्ध लड़ना है, सेना चाहिए, तो सेना के लिए वो किसके पास जाएगा, इन सामंतों के पास जाएगा ना, जो बड़े सामंत इसने बनाए थे। इनको बोलेगा भाई सेना दो, सेना दो, सेना दो, इतने 10, 20, 50 सामंत जो बना रखे थे उनसे सेना मांगेगा। अब इन सामंतों के पास सेना नहीं होगी, सेना होगी इन्होंने जो अपने नीचे सामंत बैठा रखे हैं, नकली छोटे छोटे सामंत, तो वो ये सामंत उनको बोलेगा कि सेना भेजो। अब इनको मजबूरी है, नहीं तो इनसे जमीन या सामंत का जो पद है वो छीन लिया जाएगा। तो उसके बाद वो जो है सेना इनको भेजते हो, ये सेना सम्राट को जाती है, और ऐसे सम्राट का काम भी बन जाता है, इनके भी मजे, क्योंकि इनके पास जमीन है, और इनके भी मजे, सबके मजे मजे थे। तो इस तरीके से ये काम करता था पूरा सिस्टम। यहाँ पे इससे आप देख सकते हो, इस पिक्चर से ज़्यादा इजीली समझ भी आ जाएगा कि समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था। पद सोपान में सबसे ऊपर राजा था और सबसे नीचे किसान, यानी कि राजा को जो है, राजा जमीन को सामंतों को देता, जिसको लॉर्ड कहते थे। लॉर्ड जो है उप सामंत रखते थे, जिनको काउंट या विस काउंट कहते हैं, और वो जो है नाइट को, और नाइट भी मजे ले रहे थे किसान को देके, और किसान परेशान, सारी इल्लत परेशानी दिक्कतें जो भी आ रही वो किस पे आएगी, किसान पे आएगी। तो ये सीन चलता था। आई होप आपको समझ के में आ गया होगा ना कंसेप्ट कैसा था, क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, नहीं तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आता। हर जगह सेम ही था, हर एक मतलब जो भी व्यवस्था थी सामंतों की, जितने भी साम्राज्य में, हर एक जगह पे सेम रहती थी। अब यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामंतों का जीवन
वैभवशाली था। वे बड़े महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे तथा उनके पास हजारों एकड़ भूमि होती थी। एकड़ होता है किला, हमारे यहाँ पे 1 किला 2 किला ऐसे होते हैं ना, तो इनके पास हजारों किले होते थे, कितनी सारी जमीन थी। इनके यहाँ पादरी, अंतपुर, प्रहरी के अतिरिक्त दर्जनों नौकर चाकर होते थे। छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या मैनर कहा जाता था। जो छोटे सामंत थे, अब ये बड़े सामंत थे लेकिन छोटे, उनके नीचे के जो सामंत थे उनकी जमीन को जागीर कहते थे। जागीर बहुत अजीब सा वर्ड लगता है ना कि भैया जागीर है उसके पास, तो मतलब बहुत सारी जमीन है उसके पास और ये जागीरों के मालिक थे। तो मैनर में एक किला वो ये बिल्डिंग वाले किले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वह सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। मैनर का भूस्वामी अपने भूमि पर दास किसानों से खेती करवाता था। खुद खेती थोड़ी ना कर पाएगा इतने पे, पहले कौन से ट्रैक्टर चलते थे वैसे भी, तो खेती करवाता था किसानों से, न्याय करता था तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वामी की सैनिक सहायता भी करता था। इनके मैनर के किलों की रचना व सजावट साधारण सी होती थी। वे बाहरी दुनिया की प्रत्येक बड़ी सूचना रखते थे। उनकी संगीत व नृत्य में रुचि होती थी। वे बहुमूल्य गाउन के साथ साथ भड़कीले व रंगीन वस्त्र पहनते थे तथा गले में माला और अंगूठी डालते थे। क्रोधित होकर पत्नी को पीटना, नौकर को मारना, ये उनकी आदतों का एक हिस्सा था, जो कि अपना रुतबा दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती थी। अगला देखते हैं, हमारे पास तीसरा वर्ग आता है, वो है सामान्य जन वर्ग, यानी कि आम लोग, लोकल मैंगो पीपल। चलो देखते हैं। मध्यकालीन समाज का तीसरा वर्ग पादरियों व सामंतों से अलग सामान्य जनता का था। इस वर्ग का काम ऊपरी वर्गों के लिए संसाधन और खाद्य सामग्री जुटाना था। खाद्य सामग्री यानी कि किसानों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे और सारे आधी खेती किसको दे देंगे, अपने सामंतों को, और वो सामंत आगे भेज के ऐसे मजे उनको लूटता रहेगा। और मेहनत कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये जो भी संसाधन जुटाएंगे, खाद्य सामग्री जुटाएंगे, तो इनका बस यही काम था। पहले वर्ग का काम था प्रार्थना करना, दूसरे वर्ग का काम रक्षा करना और इस वर्ग का काम दोनों समाजों के लिए उत्पादन करना था। मध्यकालीन व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, अतः इस वर्ग में बड़ी संख्या में किसानों की थी। कृषि आधारित मध्यकालीन यूरोपीय अर्थव्यवस्था में रोटी, मांस और चमड़ा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला किसान भी भूस्वामियों की संपत्ति माना जाता था। यानी कि वो खुद ही उनके स्वामियों की संपत्ति था, वो कोई ऐसे आज़ाद कोई परिंदा नहीं था, वो नौकर था, मतलब उनके काबू में था सब कुछ उनका मामला। वह भूस्वामी की भूमि पर भूस्वामी के लिए काम करता था। मतलब ऐसे मान सकते हो कि जैसे हमने किराए पे ले रखी हो ज़मीन, मतलब हमारी ज़मीन है और कोई और किराए पे लेके काम कर रहा है, तो वो वाला सीन था इनका। भूस्वामी उसे जोतने के लिए भूमि देता था, उसे उपज का कुछ भाग ही प्राप्त होता था। उस भाग में से भी 10वां हिस्सा वह चर्च को दे देता था। उसके रहने के लिए उसकी घास फूस की एक झोपड़ी होती थी। ज़्यादा खस्तालत तो रहेगी भैया, क्योंकि सारा तो वहाँ पे लूट के ले गए उससे पैदा होते ही, जिसमें वर्षा और सर्दी के मौसम में उसके पशु भी शरण ले लेते थे। ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे। स्वामी या लॉर्ड की अनुमति के बिना ये अपने बच्चों के विवाह तक नहीं कर सकते थे। कितनी बुरी हालत थी। स्वामी या सामंत की जागीर को ये लोग छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। स्वामी की भूमि पर खेती के अतिरिक्त स्वामी के घर पर इनको अपने काम करने पड़ते थे, जिनका इन्हें पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था। यानी कि फ्री के नौकर, फ्री में काम करवाते थे ये सामंत लोग इनसे। इस प्रकार के कार्यों को बेगार कहा जाता था। क्या कहते थे, बेगार। जैसे हम कहते हैं ना बेकार का काम कर रहे हैं हम, तो वैसे इनका था बेगार, यानी कि ऐसा काम जिसके लिए उनको कुछ नहीं मिलने वाला, यह है बेगार। इनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी। सामंत के खेतों में काम करने के अतिरिक्त उन्हें उनकी चक्की में गेहूं पिसवाने के साथ साथ तंदूर में रोटी भी पकवानी पड़ती थी। तो सारे काम इनको करने पड़ते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है अंधविश्वास क्या क्या थे। हमें वर्ग के बारे में जान लिया और इन सारी चीज़ों को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि जो तीसरा वर्ग था वो बहुत खस्ता हालत में था। अब अंधविश्वासों की बात करें तो यूरोपीय समाज में सर्वत्र अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामवासियों के लिए चर्च व चमत्कार में अभिन्न संबंध था। किसान बपतिस्मा का जल फसलों पर छिड़कते थे तथा पशुओं को पिला देते थे। बुद्धिमान पादरी अंधविश्वासों व चमत्कारों के विरोधी थे, लेकिन उनका प्रभाव भी सीमित था। अब ये बपतिस्मा क्या था, यानी कि ये जिसको ये फसलों पर छिड़कते ये थे ना किसान, इसका जल जो है फसलों पर छिड़कते पशुओं को पिलाते, ये क्या था बपतिस्मा, यानी कि धार्मिक स्नान होता था। ईसाई धर्म में प्रक्षालन करने या किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए दी जाने वाली धार्मिक क्रिया होती थी और उसमें जो है ये होता था।
अब बच्चे का देखो, यहाँ पे बच्चे का बपतिस्मा किया जा रहा है, मतलब नहलाया जा रहा है, एक तरीके से इसको पवित्र किया जा रहा है। तो मध्यकालीन यूरोपीय किसान, यहाँ पे ये साइड में ये देखो, ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आधा चैप्टर पढ़ रहे हैं आधा छोड़ के भग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइड में जो चीज़ें आ रही है उनको भी पढ़ते चलो। मध्यकालीन यूरोपीय किसान, यूरोप में अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित थी, जिसमें भूमि का बहुत बड़ा महत्व था। भूमि पर राजा का अधिकार होता था, वह भूमि सामंतों में बांट देता और सामंत उसे उप सामंतों में बांट देते, जो किसानों से खेती करवाते। किसानों की अनेक श्रेणियां थी, कुछ किसानों की अपनी जमीन होती थी, इन्हें स्वतंत्र किसान कहा जाता था, लेकिन समाज में इनकी संख्या बहुत कम थी। किसानों में बड़ी संख्या अर्ध कृषकों की थी, जो सामंतों की जमीन पर खेती करते थे। ये जमीन के साथ ही बंधे होते थे, और यदि जमीन कोई दूसरा सामंत ले लेता था तो इन अर्धदासों का स्वामी भी वही हो जाता था, यानी कि जिसके पास जमीन उसी के नौकर ये बन जाते थे। इन्हें उपज का नाम मात्र का भाग मिलता था। ये जमीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे, इसे गैर कानूनी माना जाता था। इनको विलेन भी कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? विलेन। ये अज्ञानता का प्रतीक थे। यूरोप में अनेक कहावतें प्रचलित थी, जैसे किसान का मस्तिष्क वज्र का होता है, जिसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकते, सुगंध से वे बेहोश हो जाते हैं, वर्षा के जल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल उनके चेहरे को नहीं छूता। तो ये मान्यताएं थी उस समय की। चलो आगे बढ़ते हैं। ईसाई मठों में जीवन, ईसाई मठ जो थे वहाँ पे जीवन कैसा था, उनके हालचाल कैसे थे, चलो जानते हैं। यूरोप में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मध्यकालीन समाज में इन मठों का अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान था। मठों में एकांतवासी तथा विरक्त भिक्षु रहते थे। मठों के पास भी बड़ी भूसंपत्ति होती थी। ये आत्मनिर्भर थे। प्रत्येक मठ में के अपने प्रार्थना कक्ष, खेत, बाग व खलियान होते थे। इनकी जीवन यात्रा व्यस्त होती थी। आधी रात को उन्हें विशेष पूजा करनी होती थी, जिसकी सूचना उन्हें मठ में बजने वाला बड़ा घंटा देता था। पूजा करने के बाद ये पुनः सो जाते थे। सुबह उठकर प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेते थे। दोपहर तक ये अध्ययन व चिंतन में अपना समय व्यतीत करते। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके बाइबल की प्रतिलिपि तैयार करने, बाग में काम करने, मछली पकड़ने, चमड़ा सुखाने, मूर्ति बनाने और रोटी सेकने जैसे बहुत सारे काम ये किया करते थे। ये संध्याकालीन प्रार्थना करने व भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे, और ये रूटीन चलता रहता। मठ का संचालन मठाधीश करता था। मठ का संचालन कौन करता था? मठाधीश। जैसे न्याय का जो संचालन वो कौन करता है? न्यायाधीश करता है ना, वैसे मठों का मठाधीश करता है। मठाधीश के नीचे सहायता करने वाले सहायक मठाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। मठाधीश व सहायक मठाधीश सामान्यतः सामंत ही होते थे। तो ये बड़े ही लोग होते थे, ऐसे नहीं था कि कोई टुच्चा मुच्चा के यहाँ पे बन के बैठ गया कुछ भी। इनका जीवन वैभवशाली होता था, लेकिन इनका जीवन मठ की आचार संहिता पर आधारित होता था। यह आचार संहिता सादगी पर आधारित होती थी। भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियों के भी मठ होते थे। उनका जीवन निश्चित अनुशासन पर आधारित था, लेकिन उनके मठ भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं होते थे, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता था ना कहीं से खर्चा करने के लिए, क्योंकि ज़मीन के मालिक तो सामंत जो पुरुष थे वो बने हुए थे। तो महिलाओं वाले जो मठ थे उनमें ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसी समाज को लेके, वो है स्त्रियों का जीवन। स्त्रियों की खस्ता हालत थी, हम जानते हैं, इसीलिए तो स्त्रियों और किसानों की पढ़ रहे हैं हम। तो किसानों का तो हमें पता लग गया कैसी हालत थी, अब स्त्रियों की भी जान लेते हैं। मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग की स्त्रियां वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। सजना संवरना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना उनके शौक होते थे। पति की अनुपस्थिति में मैनर या जागीर में उन्हें स्वामी की भूमिका निभानी पड़ती थी। जागीर या मैनर के नौकरों से काम लेना उनका मुख्य काम था। दूध देने वाले पशुओं, बगीचों, रसोइयों की देखभाल में उनका दिन व्यतीत होता था। कढ़ाई बुनाई का काम करने वाली महिलाएं कई बार तो मैनर की रक्षा के लिए शस्त्र तक धारण कर लेती थी, यानी कि अब वो जरूरी था ना मैनर की रक्षा करना भी, अगर वो वहाँ पे पुरुष नहीं है तो महिलाओं को भी करना पड़ता उनका काम। उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां घुड़सवारी, आखेट व शस्त्र संचालन में भी दक्ष होती थी। पति को खुश रखना और शारीरिक सुंदरता बनाए रखने के गुण उनमें बचपन से सिखा दिए जाते थे, लेकिन सामान्य जन या किसानों की स्त्रियां का जीवन बहुत कष्टदायक होता था। अभी अमीर लोग थे, अमीरों के चौंचले चलते थे, अपने मस्त अपना सिखा के रखते, सुंदर सज धज के रहती थी महिलाएं, लेकिन किसानों की स्त्रियों का वैसा जीवन नहीं होता था। उनका जीवन में बहुत कष्ट थे। उन्हें दिन भर पति के साथ स्वामी की भूमि पर काम करना पड़ता था। वे भी पति के स्वामी की दासी होती थी।
उनका पूरा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत होता था और उन पर सामंतों की पत्नी का भी नियंत्रण रहता था, यानी कि जो सामंत की पत्नी है वो भी उनसे काम लिया करती थी। अब उस समय जो है मनोरंजन के साधन कैसे थे, कैसे वो एंटरटेनमेंट करते थे, जैसे आजकल आप लोग फ्री फायर, पबजी मोबाइल या कुछ और खेलते हो, तो वैसे ही उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। मध्यकालीन यूरोप में त्योहार व उत्सव उत्साह के साथ मनाए जाते थे। बड़े दिन का उत्सव नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज द्वारा मनाया जाता था। ईस्टर के अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनते थे। विशेष अवसरों पर गिरजाघर में जाना भी उत्सव ही था। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में भी लोगों की रुचि होती थी। मध्यकालीन मेले में भी लोगों के मनोरंजन का स्रोत थे। यहाँ एक और सामान खरीदा जाता तो दूसरी ओर बाजीगर व जादूगर अपना खेल दिखाते थे। गीत संगीत में प्रायः उच्च वर्ग के लोग ही रुचि रखते थे, क्योंकि भैया अमीरों के चोचले थे, पैसा फूकता था ना उन पे भी। उच्च वर्ग के विवाह के अवसर पर गीत संगीत सामान्य जन को मनोरंजन के अवसर प्रदान करता था। सर्दियों में स्केटिंग का खेल लोकप्रिय होता था और मछली पकड़ना भी इनके मनोरंजन का साधन होता था। तो ये थे इनके मनोरंजन के साधन, जैसे पुराने जमाने की सोच के देखो तो वैसे ही थे बस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सामरिकता। युद्ध मध्यकालीन यूरोपीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। लड़ाई चलती रहती थी। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग नाइट कहलाते, क्या कहते थे उनको, नाइट कहते थे, जो योद्धा थे। योद्धा समझते हो ना, तो जैसे ये वाला बंदा है घुड़सवार नाइट है ये, यानी कि एक योद्धा है जो युद्ध में भाग ले सकता है। इनका आधा जीवन युद्धों में और शेष आधा जीवन जख्मों को सहलाने में व्यतीत होता था। यानी कि चोट लग गई, वो ठीक हो रहा है, ठीक होते फिर युद्ध में घुस गया, फिर चोट लग गई, फिर घुस गया, ऐसे ही चलता रहता है इनका जीवन, और कुछ नहीं था इनके जीवन में। नाइट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सामान्यतः प्रत्येक सामंत अपने पुत्र को यह प्रशिक्षण दिलाता था। नाइट बनने वाले बालक को किसी नाइट की उपाधि प्राप्त किए सामंत के पास रहकर घुड़सवारी, वीरता व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। उसकी शिक्षा पूर्ण होने पर एक उत्सव का आयोजन किया जाता, जिसमें प्रशिक्षु को नाइट की उपाधि प्रदान की जाती थी। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों के बीच संघर्ष साधारण बात थी। इस संघर्ष में सबसे अधिक भूमिका इन नाइट की होती थी, क्योंकि ये अगर नाइट नहीं होंगे तो वो काबू कैसे करेंगे, युद्ध कैसे जीतेंगे। तो नाइट में जो है ढाल, शिरास्त्राण, भाला, बर्छी, चाकू, मुगदर रखते थे, मतलब अलग अलग टाइप के नाइट होते थे वो। वह जिरा बख्तर भी धारण करता था। वह एक घुड़सवार योद्धा होता था जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता था। युद्ध में मरना और मारना उनकी वीरता का परिचायक था। युद्धों के दौरान कई बार दो नाइट या योद्धाओं के युद्ध भी होते थे, मतलब नाइट वर्सेस नाइट या ऐसे अलग अलग टाइप के ऐसे चलता रहता। अब नाइट के बारे में कुछ लिख रखा है, चलो जानते हैं। ये एक उपाधि थी। मध्यकालीन में यह उपाधि घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे। यह वीरता तथा अत्याचारों से रक्षा का प्रतीक थी। यह उपाधि किसी नाइट से ही उसके शिष्य बनकर ही प्राप्त की जाती थी। नाइट बनने के लिए एक युवक को किसी नाइट के अधीन अनुशासित जीवन जीना पड़ता था। उसे युद्ध कौशल सिखाए जाते ताकि वह लोगों की अत्याचारों से रक्षा कर सके। स्त्रियों, वृद्धों का सम्मान व शूरवीरता का भावना भरना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता था। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले घुड़सवार को नाइट की उपाधि दी जाती थी, है ना। बहुत आसान, समझ गए ना नाइट की उपाधि कैसे मिलती थी उनको। अब लास्ट टॉपिक आ गया आई थिंक, तो ये हमारी शिक्षा, यानी कि ज्ञान, कैसा ज्ञान मिलता था वहाँ पे उस समय के ज़माने में, चलो जानते हैं। मध्यकालीन समाज व संस्कृति का मूल आधार ईसाई मत ही था। लोगों की ईसाइयत में पूर्ण आस्था इसीलिए थी क्योंकि वे यह मानते थे कि उन्हें मुक्ति केवल इसका पालन करने से ही प्राप्त होगी। सारा रोड़ा मुक्ति का भैया, और क्या कर रहे, है ना। मतलब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तीसरे में पढ़ के आए हैं, ये सारे चीज़ें जो है उस समय के लोग भगवानों की पूजा करते। तीसरे में हमें डिटेल में पता लगा कि अलग अलग जो धर्मों के लोग थे वो मुक्ति के चक्कर में क्या क्या करते थे। तो वही सेम सीन यहाँ पे भी था। भाषा व साहित्य का अध्ययन कोई विद्वान इसी विचार से प्रेरित होकर ही करता था कि उसे ईसाइयत के विचारों को समझने में सहायता मिले। यूरोप में अधिकांश सामंत अपने नाम तक लिखना नहीं जानते थे। कैसे सामंत थे यार ये, अपना नाम नहीं लिखना जानते, लेकिन जागीर इतनी बड़ी बड़ी पाल रखी थी इन्होंने, क्या ही बोले। उनकी रुचि युद्ध विद्या में थी। शिक्षा के प्रति वे उदासीन थे, उनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं था। सामंत लिखने का काम अपनी शान के विरुद्ध मानते थे। बेइज्जती करा देंगे अगर, मतलब मान लो कि आप पढ़ रहे हो तो ऐसा मान लो कि आपकी बेइज्जती हो गई, तो वो वाला सीन होता था इनका, मतलब पढ़ना ही बेइज्जती मानते थे वो। प्राथमिक शिक्षा का चर्च
पर चर्च का आधिपत्य था। अधिकतर चर्च व मठों के साथ एक विद्यालय भी होता था। इसमें वे ही बालक पढ़ते थे जिन्होंने पादरी या भिक्षु जीवन अपनाने का व्रत लिया हो। यानी कि जिसको पादरी बनना है या भिखारी बनना है, भिक्षु बनना है, तो वही ये व्रत लेते और उन्हीं को शिक्षा मिलती थी। कई विद्यालय अल्प शुल्क लेकर दूसरे छात्रों को भी प्रवेश दे देते थे। पाठ्यक्रम सरल था। यहाँ वर्णमाला के अभ्यास के बाद लैटिन भाषा में लिखित प्रार्थना पुस्तकों का पाठ कराया जाता था। उस समय में लैटिन जीवंत भाषा थी जिसे पादरी व हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता था। स्थानीय बोलियां जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच आदि का पुस्तकीय भाषा के रूप में प्रचलन नहीं हुआ था उस टाइम तक। मतलब लोकल जो भाषा थी वो थी अंग्रेजी, जिसको हम इंग्लिश बुलाते हैं, फ्रेंच, लेकिन जो असली भाषा थी लिखने वाली वो थी उनकी लैटिन भाषा। ठीक है, तो आजकल वैसे तो अंग्रेजी इतनी प्रचलित हो गई है। तो देख लो यहाँ पे उस समय के टाइम पे कोई ऐसा नहीं था सीन की पढ़ना लिखना जरूरी था, बोलनी भाषा आनी चाहिए, स्थानीय बोलियों में आती थी। और आज देखो कहाँ पहुँच गई है। आदि का पुस्तकीय भाषा के रूप में चलन था ही नहीं। विद्यालय के अनुशासन कठोर थे। गलती करने पर छात्र को दंड मिलता था। आम जनमानस की शिक्षा की स्थिति दयनीय होती थी। अतः समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामीणों के लिए धर्म व संस्कार के अभिन्न संबंध था। गिरजाघरों तक लोग लंबी यात्राएं करके इसीलिए पहुंचते थे कि किसी विशेष संत के अवशेषों को स्पर्श करने या देखने को से उनके रोग दूर हो जाएंगे। क्या बात है, रोग दूर करने के लिए वो वहां जाते। समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र, जादू टोने का भी प्रचलन था। यहाँ पे बताते हैं मध्यकालीन यूरोप के विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे, जैसे कि बोलांगना विश्वविद्यालय इटली में, पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस है, तो पेरिस विश्वविद्यालय ऐसे याद रख सकते हो जी है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये आज भी चल रहा है ना आई थिंक, इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में। आपने किसका नाम सुना होगा? आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का। ये दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो आज भी चल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ठीक है, बाकी भी चल रहे होंगे बट अभी मेरे को नहीं पता, मैंने यही सुने तो भैया यही बता रहा हूँ आपको, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलोंगना, विटेनबर्ग आदि विश्वविद्यालयों में पहुंचते थे। चिकित्सा अथवा कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इन विश्वविद्यालयों में प्रविष्टि होना पड़ता था। विश्वविद्यालयों के छात्रों का जीवन कठिनाईपूर्ण था। उन्हें अपने आवास का प्रबंध खुद करना पड़ता था। अनेक छात्रों को अपने परिवारों से बहुत मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी। क्यों मिलती थी वो समझ गए ना, क्योंकि भैया उनके पास था ही नहीं कुछ, वो क्या सहायता देंगे। विश्वविद्यालयों के स्नातकों का दिन सुबह जल्दी आरंभ हो जाता। शीत जल से स्नान कर कुछ छात्र थोड़ा बहुत भोजन खा लेते थे। अधिकांश बिना कुछ खाए ही पढ़ने चले जाते थे। सारा दिन अध्ययन तथा वाद विवाद में व्यतीत कर वे रात्रि भोजन के समय लौटते थे। कक्षा में कुर्सी पर केवल शिक्षक बैठता था तथा विद्यार्थी शिक्षक के सामने जमीन पर बैठते थे। जैसे पहले आपने बचपन में बैठे होंगे ना टाटों पे, स्कूलों में जो है टाट बिछा देते हैं, ऐसे मतलब कपड़ा सा बिछा देते हैं जमीन पे, तो उस पर बैठ जाते हैं, तो वो वाला सीन था। लोग धर्म परायण थे। उन्हें मुक्ति की इच्छा प्रबल थी। ईश्वर तथा उनसे संबंधित सभी बातों का ध्यान धर्म शास्त्र के अंतर्गत आता था। ईश्वर और धर्म के क्षेत्र के तर्क के लिए ज़्यादा स्थान नहीं था कि तुम ये हो रहा है, जो बात लिखी हुई है तो उसको मना नहीं कर सकते, जो है तो है, मानना ही पड़ेगा। तर्क वितर्क नहीं होते थे वहाँ पे। मूल रूप से मध्यकालीन यूरोपीय समाज में ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च की शक्ति व संपत्ति में अपार वृद्धि हुई थी, जिससे उच्च वर्ग के पादरी विलासी, अनैतिक एवं भ्रष्टाचारी हो गए। यद्यपि चर्च में ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भूमिका निभाई, लेकिन शिक्षा धर्म केंद्रित थी। सामंतवाद ने यूरोप में अपने पांव फैलाए और यूरोपीय समाज पर सामंतों का प्रभाव बढ़ा। किसानों की स्थिति दयनीय थी। स्त्रियों को भी सामंतों का दर्जा प्राप्त नहीं था और यूरोप का समाज अंधकार युग में था। इसीलिए समझ गए ना, टोटल कुल मिला के जो मामला था वो अंधकार युग में क्यों था, क्योंकि हालत खस्ता थी। कोई मतलब लॉजिकल बात ही नहीं चल रही थी वहाँ पे, कोई लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं था, सब अपनी चलाने पे लगे पड़े थे। चलो देखते हैं अब हमारे भारतीय समाज को। भारतीय समाज कहाँ बीट करता था उस टाइम पे। मध्यकाल में भारतीय समाज की संरचना बहुत जटिल हो गई थी। तुर्कों के भारत पर आक्रमण के बाद मध्य एशिया से जीविका की तलाश में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ गए। उनमें से अधिकांश ने भारत में रहना आरंभ कर दिया। वे भारतीय समाज का अंग बन गए, लेकिन अपनी पहचान अलग बनाए रखने में भी सफल हुए।
इन लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका धर्म या पंथ यहाँ के मूल नागरिकों से अलग था। इनके आगमन से भारतीय समाज में जटिलता आई। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, हर जगह वही सीन चल रहे थे, खेती खेती, खाने के बिना कुछ नहीं चलना। इसीलिए सामाजिक संरचना में किसानों का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ का समाज ग्रामीण था, मतलब गांव वाले थे, जिसमें जमींदार के अतिरिक्त किसानों की अनेक श्रेणियां थी। शहरी वर्ग भी अनेक वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें व्यापारी, कारीगर, बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से इस समाज में अनेक वर्ग थे। चलो हम उन वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। शासकीय वर्ग, इसमें एक वर्ग वह था जो शाही शक्ति या केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा वर्ग उन स्थानीय शासकों, सरदारों या भूस्वामियों का था जो स्थानीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। यह शासकीय वर्ग शासकीय कार्य में संलग्न था, शासकों के साथ सत्ता में भागीदारी रखता था तथा ऊंचा वेतन प्राप्त करता था। यानी कि जो शासक लोग थे, देखो सारा पैसा सब कुछ जो है शासकों के हाथों में रहता था, तो शासक लोगों की बल्ले बल्ले होगी। यहाँ पे भी वही चल रहा था, भारत में भी सेम वही हालत थी कि शासकों के पास सत्ता में भागीदारी होती थी और ऊंचा वेतन भी उनको मिलता था। यूरोपीय सामंतों की तरह ये भूमि के मालिक तो नहीं थे, लेकिन प्रभावशाली जरूर थे। पूर्व मध्य काल में सत्ता पर नियंत्रण स्थानीय शासकों का था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद केंद्रीय सत्ता पर तुर्कों के आधिपत्य ने इसको दूसरी श्रेणी में पहुंचा दिया था। मुगल काल में भी इनकी यही स्थिति बनी रही। इस शासकीय वर्ग में एक ऐसा वर्ग भी था जो गांव में रहता था, जिसको शासकीय अधिकार प्राप्त थे। यह वर्ग भूस्वामियों का वर्ग था, यानी कि जिनके पास जमीन हुआ करती थी, तो उनका वर्ग भी था जो गांव में रहते थे। ये बड़ी भूमि के स्वामी थे और राज्य इन्हें बड़े क्षेत्रों से लगान या कर इकट्ठा करने का दायित्व सौंप देता था। यानी कि वो अपना झमेला टाल रहा था इन लोगों के ऊपर जो जमीन के मालिक बन के बैठे हुए थे, उनसे वो जो है कर लिया करते थे। वहाँ पे तो देखो, वहाँ पे जमीन ही उनकी थी तो उनसे ज़्यादा कर वसूलते थे, बट यहाँ पे कर लिमिटेड होता था, मतलब ठीक ठाक ही था। बाकी जो है उनको खुद करके जो है उनको सिर्फ कर लेने से मतलब रहता था, जिसके बदले में ये राजा से पारिश्रमिक भी प्राप्त करते थे। ये भूस्वामी ग्रामीण स्तर पर शीर्ष स्थिति में थे। ये सेना रखते थे, इनके अपने किले होते थे जो दुर्ग रक्षा के लिए साथ साथ इनकी प्रतिष्ठा के भी प्रतीक थे। देश के विभिन्न भागों में ये अलग अलग नामों से जाने जाते थे, जैसे नायक, राय, चौधरी इत्यादि। शहरी अभिजात की तुलना में इनकी आमदनी सीमित थी। ये सामान्य किसानों की तरह ही रहते थे। मध्यकाल में एक शक्तिशाली ग्रामीण भूस्वामी केंद्रीय शक्ति के लिए चुनौती समझा जाता था। यानी कि जैसे वहाँ पे थे ना कि जिसके पास थोड़ा सा अमीर या ऊंचे दर्जे पे पहुँच गया है, वो अलग ही शान शौकत में जी रहा था। वो हालत यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे जो है जो भूस्वामी थे उनके पास भी जमीन होते हुए भी वो आम किसानों की तरह ही जिंदगी यापित कर रहे थे। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मवासात। अनेक किसान ना तो सरकार को कर देते थे और ना ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में वे लोग जंगलों, पहाड़ी प्रदेशों, मरुभूमि आदि दुर्गम स्थानों पर पलायन कर जाते थे। ऐसे क्षेत्र समकालीन विवरणों में मवास और मवासात के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मवास या फिर मवासात कहा जाता है, जो मतलब एक जगह नहीं टिकते। से अगर मान लो कोई राजा ने हमला कर दिया, वो भाग खड़े होंगे, उधर से दूसरी जगह जाके रहने लग जाएंगे। वही था। अब शासकीय वर्ग देखते हैं। शासकीय वर्ग में विभिन्न राज्यों के बड़े पदाधिकारी और जमींदार शामिल थे। बड़े राज्यों के पदाधिकारियों की आय का साधन राज्य द्वारा निर्धारित होता था। या तो वे नगद वेतन प्राप्त करते थे या किसी बड़े क्षेत्र की भूमि से कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त करते थे। जिस क्षेत्र के भूमि कर का अधिकारी ने सौंपा जाता था, वह क्षेत्र 13वीं से 15वीं सदी के बीच इक्ता कहलाती थी। यानी कि जो क्षेत्र था उसको कहते थे इक्ता, और तथा वही क्षेत्र 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जागीर कहलाने लगा। मतलब पहले उसको इक्ता कहते थे, बाद में उसका नाम रख दिया जागीर, कि जागीर है भैया तुम्हारी इतनी सारी। जमींदार, मध्यकाल में स्थानीय शासक वर्ग जिसे परंपरागत रूप से शासन करने के अधिकार प्राप्त थे, जिस क्षेत्र का उनका अधिकार मान्य होता था वह उनकी जमींदारी कहलाती थी। जमींदार के रूप में उन्हें क्षेत्र में रहने वाली जनता पर शासकीय अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो ये सीन चलता था भारत के अंदर। अब भारत के धार्मिक वर्ग को अगर हम देखें तो धार्मिक वर्ग की देख लेते हैं। मध्यकाल में भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी रहते थे। इन दोनों धर्मों में एक
में एक वर्ग ऐसा था जो धार्मिक क्रियाकलापों से अपनी ज़िंदगी चलाता था, यानी कि धर्म को लेके ही अपनी ज़िंदगी चला रहा है। मुसलमानों में इस वर्ग को उलेमा वर्ग कहा जाता। मुसलमानों में कौन सा वर्ग था? वो उलेमा वर्ग। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ये वर्ग धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। मस्जिद के धार्मिक कार्य करवाने वाले मौलवी, मदरसों एवं मकतबों के शिक्षक, न्यायालयों के न्यायाधीश इसी वर्ग में आते थे। मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोग वहाँ पे ऐसी लगे हुए थे। इन्हें जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। राज्य की ओर से इन्हें अनुदान भी दिए जाते थे। ये मुस्लिम धर्म के धार्मिक ग्रंथों के जानकार होते थे। हिंदुओं में ब्राह्मणों का ऐसा ही एक वर्ग था। ब्राह्मणों को तो जानते हो मतलब कितनी इज्जत हुआ करती थी, तो आजकल वैसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, बट पहले हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। तो वो ब्राह्मणों का जो वर्ग था हिंदुओं के अंदर वो था। धार्मिक क्रियाकलापों का कार्य हिंदू समाज के लिए ब्राह्मण ही करते थे। मंदिर के धार्मिक क्रियाकलाप, पाठशालाओं में शिक्षा देना मुख्य काम इनके होते थे। लोग इनको दान देते थे। ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों के विद्वान होते थे। भारत के हर गांव में प्रायः एक ब्राह्मण का घर होता था। गांव के सभी धार्मिक कार्य इन्हीं द्वारा संपन्न कराए जाते। हिंदुओं में ब्राह्मण तथा मुसलमानों में उलेमा रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न करवाते थे। ठीक है, वो तो आज भी होता है, मतलब पहले पहले नहीं, आज भी होता है वो चीज़। तो आगे देखते हैं उलेमा क्या है। उलेमा जो है फारसी भाषा के शब्द आलिम का बहुवचन है। आलिम मूल रूप से इल्म से बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ जो है ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान, जिसको ज्ञानी बंदा बोल सकते हैं एक तरीके से, अर्थात इल्म रखने वाला आलिम होता है। मध्यकालीन में मुस्लिम समाज के विद्वान लोगों का यह मुख्य वर्ग होता था। अब मकतब भी एक वर्ड आया था। मकतब एक प्रकार का विद्यालय होता है जिसमें विद्यार्थी अक्सर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बलूतेदार मध्यकाल के ग्रामीण सेवादारों का वर्ग जो काम के बदले फसल का एक भाग प्राप्त करते थे। महाराष्ट्र के गांव में इनकी संख्या 12 होती थी। कितनी? 12 संख्या थी इनकी। इनमें सुनार, कुमार, मतलब ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सुनार एक हो गया, कुमार 2 हो गए, ऐसे ऐसे वाले 12 कैटेगरी में थे ये, जिसमें सुनार, कुम्हार, बढ़ई, लुहार, कोली, नाव चलाने वाले जिसको बुलाते हैं, आदि शामिल थे। वर्ष भर अपनी सेवा के बदले फसल आने पर ये अपना एक हिस्सा प्राप्त करते थे। मतलब पूरे साल उनके लिए करते रहेंगे, जो भी उनको ज़रूरतें चाहिए होंगी। मान लो लुहार के पास है, दरांती की में धार लगवानी है, या जो भी काम होंगे वो करेंगे। उसके बाद में उनको जो है जब फसल आ जाएगी तो वो उनसे पैसा मांगेंगे। मध्यकाल में स्थानीय शासक वर्ग शासकीय कार्यों में अपनी भागीदारी स्थापित कर चुका था। बड़ी संख्या में स्थानीय शासकीय वर्ग के लोगों ने राजकीय पद प्राप्त किए, जैसे नायक दक्षिण भारत में, राय भी दक्षिण भारत में, चौधरी उत्तर भारत में, और राणा राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध वर्ग हो चुके थे। मतलब कि जैसे हरियाणा के अंदर आप देखते हो, हरियाणा उत्तरी भारत में आता है ना, तो हरियाणा में चौधरी बुलाते हैं किसी मतलब विद्वान से बंदे को। आजकल तो वैसे ही बुला देते हैं किसी को भी, बट जिसका रुतबा होता है उसको चौधरी बुलाया जाता है। वैसे ही राजस्थान के अंदर राणा बुलाते हैं। दक्षिण भारत के अंदर राय और नायक ये चलते हैं। व्यापारी व दुकानदार, उनके क्या हालचाल थे व्यापारी लोगों के, चलो वो भी जान लेते हैं। समाज में व्यापारी व दुकानदार का एक प्रमुख वर्ग था। भारत में संपन्न व्यापारियों का विशाल वर्ग था। उनमें से कुछ तो उस समय विश्व के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे। विश्व के सबसे अमीर आदमी थे वो। कुछ व्यापारी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते थे, तो कुछ स्थानीय फुटकर व्यापार करते थे। क्षेत्रीय व्यापार करने वाले लोग सेठ, वोहरा आदि कहलाते थे। सेठ तो जानते हो ना, सेठ जी करते रहते, तो वो वाला सेठ कहलाते थे वो। जबकि शेष व्यापारी या बनिक कहलाते थे, जो बाहर जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते उसको व्यापारी कहते थे, शेष भी कहते थे या फिर बनिक भी कहते थे। उस समय व्यापारी किसी एक जाति धर्म का नहीं होता था। राजस्थान के व्यापारी मारवाड़ी कहलाते थे। मारवाड़ियों का दिमाग जो है ना, बुद्धि बहुत तेज मानी जाती है आज भी भारत के अंदर। बहुत बड़े बड़े बिजनेस इन्होंने खड़े करे हैं। तो ये राजस्थान के व्यापारी थे जिनको मारवाड़ी कहलाते थे। भारत के बंदरगाह वाले नगरों में बड़े धनी व्यापारी रहते थे। धनी होने के बावजूद ये व्यापारी अपने आप को निर्धन दिखलाने का प्रयास करते, ताकि वे लूट मार व राजकीय शोषण से बचे रहें। ऐसे होता है ना कि आपके पास बहुत सारा पैसा बट दिखाना नहीं चाह रहे, तो वो काम यहाँ पे होता था। साधारणतया व्यापारी अपने घर की ऊपरी मंजिल पर रहते और नीचे उनकी दुकान होती थी। दिल्ली में व्यापारियों के 2 मंजिले मकान भी थे। व्यापारी ही दुकानदार होते थे। कई बार ये ही सूदखोरी का काम करते और ब्याज पर धन भी देते थे। मतलब ब्याज का पे पैसा देने का काम भी ये लोग खुद ही करते थे। अब एक वर्ग था हमारे पास, वो था कृषक वर्ग। उनकी हालत क्या थी वो जानते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय समाज में कृषकों का एक बड़ा वर्ग था, जो पूर्ण समाज के भरण पोषण का दायित्व वहन करता था।
इसकी स्थिति यूरोपीय कृषक की तरह दयनीय थी। भारत में इनके भी कई वर्ग थे। देश के विभिन्न भागों में इनकी अनेक जातियां थीं। इस वर्ग में एक श्रेणी वह थी जो अपनी भूमि पर खेती करते थे खुद ही। 16वीं-17वीं शताब्दी में इसे खुदकास्ट किसान कहा जाता था, जो अपनी भूमि पर खुद खेती करता था। खुद, देखो नाम से पता लग जाए ना, खुदकास्ट यानी खुद खेती करता होगा जो। यह राजा को निर्धारित कर देता था। दूसरी श्रेणी होती थी पाही कास्ट किसानों की थी। पाही का मतलब होता है बाहरी किसान बोल सकते हो। पाही कास्ट किसानों से अभिप्राय उन किसानों से था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। जैसे आजकल जो है दिहाड़ी मतलब ठेके पे ले लेते हैं ना जमीन को, तो वो वाला सीन है, तो उसको कहेंगे हम पाही कास्ट। तथा वहां उनकी अस्थायी झोपड़ियां होती थी। पाही कास्ट किसानों के अधिकार में उतनी ही जोत होती थी जितनी पर वह केवल अपने परिवार के श्रम का उपयोग करके खेती कर सकता था। मध्यकाल में तीसरी श्रेणी उन किसानों की थी जिनकी अपनी खुद की कोई जमीन ही नहीं होती थी तथा वे किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे तथा उपज मतलब वो होता है चौथाई पर बैठा देते हैं ना किसी को, तो वो वाला सीन है ये। अब वे जो है किसी भूस्वामी पर किसी की दूसरी की ज़मीन पर खेती करते थे तथा उपज का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। इन्हें रैयती या मुजारियान कहा जाता था। रैयत या फिर मुजारियान कहते थे। इन किसानों की स्थिति शोचनीय थी। राज्य की आय का बड़ा स्रोत जो है भूमि कर ही था, और मतलब जो राज्य का था वो पैसा जो आता था वो कहाँ से आता था, जमीन से जो कर वसूली होती थी उससे आता था तथा इसी भूमि कर से ही राज्य अपने अधिकारों को बड़े वेतन देता था। अधिकारियों को भी पैसा वहीं से मिलेगा। किसान जिसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामी किसान तथा किसान के अन्य सहयोगी कारीगर जैसे बढ़ई, नाई, चर्मकार, रस्सी बांटने वाले, लोहार, माली, ढोलची इत्यादि ये सभी ग्राम समुदाय का हिस्सा होते थे। चलो यहाँ पे किसानों के बारे में थोड़ा सा लिख रखा है, वो भी देख लेते हैं। मध्यकाल में समकालीन दस्तावेजों में किसानों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है खुदकास्ट किसान, पाही कास्ट और मुजारिया। खुदकास्ट वे किसान जिनके पास जमीन का मालिकाना हक होता है, यानी कि जमीन के मालिक होते थे। वे जिस जमीन पर अपने हल बैल से खेती करते और वह कानूनी रूप से उन्हीं की होती थी। पाही कास्ट यानी बाहरी किसान होते, और मुजारिया यानी कि या मुजारे वे कृषक होते थे जो किसी बड़े जमींदार की भूमि पर खेती करते और उसमें से एक हिस्सा प्राप्त करते थे। अब देखते हैं, मतलब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, वैसे ही साइड में भी चिपका दिया इन लोगों ने। स्त्रियों की बात करते हैं। स्त्रियों की दशा कहती थी उस टाइम पे। लड़की का विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता, जिसको बाल विवाह के नाम से जानते हैं हम। उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। यद्यपि हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ सम्राट परिवार की महिलाएं पढ़ना लिखना, घुड़सवारी इत्यादि का शौक रखती थी। विवाह के उपरांत उनका पूरा जीवन घर की चारदीवारी में व्यतीत होता था। यद्यपि राज परिवार की कुछ स्त्रियों ने अनेक अवसरों पर अग्रणी भूमिका निभाई, जैसे रानी नायकी देवी, रानी दुर्गावती ने स्वयं आगे बढ़कर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए सेना का संचालन किया। रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बहुत सारी थी। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब आक्रांताओं ने किसी शासक को अपने पुत्र की डोली विजेता शासक के यहाँ भेजने पर विवश किया हो। बाल विवाह प्रथा भी मध्यकाल में प्रचलित थी। शासक कई शादियां भी करते थे। मुस्लिम शासकों के हरम में अनेक पत्नियों के अतिरिक्त अनेक अवैध पत्नियां, इलीगल रूप से पत्नियां भी रहती थी। हरम में बड़ी संख्या में दासियां भी रखी जाती थी। सती प्रथा पर प्रचलन मध्यकाल में बढ़ गया था। शासकीय या शासक वर्ग की अनेक पत्नियां इस प्रथा का अनुसरण करती थी। इसी काल में भारत में जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। जौहर प्रथा जानते हो ना, मतलब बल्क में डेथ होती थी स्त्रियों की, उस समय पे जौहर प्रथा कहते थे, और राजस्थान में चली थी। तो इस आगे बढ़ते हैं। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी बढ़ गया। स्त्रियों को घर की चारदीवारी में सुरक्षित समझा जाता था। वहां भी वे किसी अनजान व्यक्ति के सामने नहीं आती थी। यहाँ तक कि शासकीय परिवार की महिलाएं भी पर्दे में रहती थी। यद्यपि मध्यकाल में कुछ स्त्रियों ने पर्दा प्रथा को त्यागने का साहस किया था। इसमें रजिया सुल्तान हो गई, मीराबाई हो गई, उनके नाम उल्लेखित हैं। मीराबाई ने पर्दा त्याग कर अपने जीवन को ईश्वर भक्ति को समर्पित कर दिया। अरे ये वही मीराबाई है जिसकी आप वो हिंदी में कविताएं व्याख्या पढ़ते हो ना, वही मीराबाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कहीं आप सोचो कोई और आ गई, वही है ये। तो उसने जो है ईश्वरीय भक्ति को समर्पित कर दिया। तथा रजिया सुल्तान ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था। आम जन की स्त्रियों की स्थिति अधिक शोचनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार के काम करने पड़ते थे। लगभग सभी वर्ग की स्त्रियां कताई का काम करती थी। बंगाल की जो मलमल मध्यकाल में विश्व प्रसिद्ध थी, उसका धागा स्त्रियों द्वारा ही बनाया जाता था।
अब देखते हैं दास के बारे में। दासों के क्या हाल चाल चल रहे थे। स्त्रियों की हालत ज़्यादा बढ़िया थी नहीं, वो समझ गए, मतलब बहुत सारे कानून और बंदिशें उनके ऊपर लगा दी गई थी। किसानों की हालत भी बढ़िया नहीं थी। अब दासों की हालत भी देख लेते हैं। मध्यकाल में भारत में दास प्रथा का बोलबाला था। अधिकतर युद्ध बंदियों को व कर न दे पाने वालों को दास बना लिया जाता था। गोवा और दिल्ली में दासों की बड़ी मंडलियां लगती थी। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी दासों में शामिल होते थे। दासों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम बनाकर उनसे विभिन्न सेवा कार्य जैसे घरेलू कार्य, पीक दान उठाना, छत्तर उठवाना, अंगरक्षक आदि ऐसे बहुत सारे काम उनसे करवाए जाते थे। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। मुगल काल में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया। हमने आई थिंक तो पता नहीं कौन से चैप्टर में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट पता नहीं किसी और क्लास में पढ़ा होगा। बट जो भी है, मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली, जो किताबें आई हैं उन्हीं में से किसी बुक में है ये, कि अकबर ने जो है ना युद्धबंदियों को दास बनाने की जो प्रथा थी उस पर रोक लगा दी थी। बाद में जो है दूसरे शासक ने वो वापस से लागू कर दिया, मुगल राजवंश के ही। तो फिलहाल जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने जो है बंद कर दिया, बढ़िया मदद करी थी लोगों की, भला करा था बहुत सारे दासों का। दास बनाएगा नहीं। अब अगर इसने ऐसा कर दिया था कि अगर कोई पकड़ के लाएगा ना किसी बंदे को ऐसे, तो वो उसको दास नहीं बना सकता, ऐसा कानून पारित कर दिया था इसने, अकबर ने। तो आगे देखते हैं कारीगरों की क्या हालत थी। मध्य कारीगर समझते हो ना, जो मतलब ऐसे कुछ उद्योग में काम करते हैं या छोटे मोटे, उनको कारीगर कहते हैं। मध्यकालीन भारत में कारीगरों का भी एक वर्ग था जो अपने कार्य में बड़ा दक्ष था। मध्यकाल में भारत में भवन निर्माण का एक बड़ा कार्य था जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर काम करते थे। इसके अतिरिक्त गांव व नगरों में अनेक कारीगर वस्तु निर्माण के कार्य में लगे होते थे। ये आमतौर पर जातियों के रूप में संगठित होते थे। कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग था जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर शामिल होते थे। कागज बनाने के उद्योग में बड़ी संख्या में दक्ष कारीगर शामिल होते थे, काम करते थे। बड़ी संख्या में कारीगर कच्चे रेशम को अटेरने व नील बनाने का भी काम करते थे। ग्रामीण कारीगर मुख्यतः अपने घर में ही काम करते, जैसे जुलाहे के परिवार में स्त्रियां व बच्चे कपास से बिनोले अलग करती और सूत काटते, जबकि पुरुष कपड़ा बुनते थे। मुख्य रूप से इन कारीगरों को दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे तो झमेला हो जाएगा, इतने सारे अलग अलग कारीगर थे, उनके भी समूह बने हुए थे, तो दो भागों में बांटेंगे। एक थे ग्रामीण कारीगर जो साल में कुछ महीने काम करते, जैसे कि तेली, गुड़ बनाने वाले, नील तैयार करने वाले। दूसरे थे पेशेवर कारीगर जिनका धंधा ही वही था, जैसे जिन्हें व्यापारी कच्चा माल उपलब्ध करवाकर तथा अग्रिम धन देकर वस्तु निर्माण का काम दिया करते थे। इन कारीगरों में जो अपने काम में दक्ष हो जाते, दूसरे कारीगर उनसे काम सीखने के लिए उनके अधीन काम करते थे। जैसे मान लो आपको कोई पार्टिकुलर फंक्शन सीखना है, आज के टाइम की बात करता हूँ, इनके टाइम की नहीं करते, आज के टाइम की बात करते हैं। मान लो आपको कोई जो है कपड़े में एक मास्टर बनना, मतलब होती है उसमें रैंकिंग होती है मास्टर की, ठीक है। मास्टर ऐसा टीचर वाला मास्टर नहीं, मतलब वो मैनेज करता है उनको, मशीन अगर डैमेज हो गई या कुछ भी हो गया, सो सारा मैनेजमेंट सा करता है वो उसका। तो अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, किसी बंदे के पास जो ऑलरेडी मास्टर है उसके पास आप जाओगे और उसके पास कुछ साल काम करोगे, 1 साल 2 साल, और उसके बाद वो बोलेगा भैया अब तेरे को सही आ गया, तू अब काम कर सकता है। उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी। यहाँ इस कंडीशन में जब तक वो सीख रहा है वो फ्री में काम करेगा, उसको कोई पैसे नहीं देने, बल्कि कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि उसको बनने के लिए, वो चीज़ें के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं और साथ में फ्री में काम भी करना पड़ता है उसके लिए। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसा वैसा उसको करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको यार कोई दुकान चलानी है किसी चीज़ की, एसी ठीक करनी सीखनी है, वॉशिंग मशीन या फ्रिज या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके लिए आप किसी दुकान पे जाओगे, वहाँ पे सीखोगे कुछ साल तक, और उसके बाद में आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाओगे। तो तब तक वो आपसे आपको तनख्वाह देगा नहीं, देगा ना, तो वो आपसे फ्री में आप अपना काम करवाएगा, आप अपना हाथ साफ करोगे वहाँ पे, तो वो सीन होता है। तो ऐसे अधीन काम बहुत सारे लोग करा करते थे ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। मध्यकालीन भारतीय समाज में ये वही कारीगर थे जिनकी बनाई वस्तुओं की पश्चिमी जगत में बहुत अधिक मांग थी। इसी मांग के चलते यूरोपीय व्यापारी भारत से व्यापार करने के नए मार्ग तलाशने लगे। शिक्षा, साहित्य एवं मनोरंजन, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक आ गया हमारा। शिक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। मध्यकाल में भारत की प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय, जानते होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मथुरा, गया ये बिहार में है, ठीक है ना, विक्रमशिला, उज्जैन आदि अवनति की ओर अग्रसर हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय को तो आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया। मंदिरों को मिलने वाला अनुदान बंद हो गया और अनेक मंदिर उसने तोड़ डाले। इसने जो है ना बहुत खतरनाक काम कर दिया था। मतलब बहुत सारे ऐसे ही शासक, बाहरी आक्रमण जब हुए ना तो बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय बंद हो गए इनके चक्कर में। बहुत
लड़ाई दंगे हुए थे। इससे भारतीय ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षा को भारी आघात लगा। फिर भी गुरुकुल पद्धति के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में होता रहा। सुल्तानों एवं मुगल शासकों ने मदरसों एवं मकतबों को दिल खोलकर दान देकर फारसी और अरबी भाषा को प्रोत्साहन दिया। साथ साथ ही विजयनगर जैसे कि कई क्षेत्रीय शासकों ने संस्कृत एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। मध्यकाल में विभिन्न भाषाओं के साहित्य का भी विकास हुआ, जिनमें मुख्य भूमिका भक्त संतों की रही। कल्हण की, राजतरंगिणी, चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो का तुगलकनामा, तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, सूरदास की सूरसागर, अबुल फजल की अकबरनामा इत्यादि इस काल की प्रमुख रचनाएं। देखो आपको ये रचनाएं याद करनी पड़ेंगी, मैं बताता हूँ कौन कौन सी करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ये रचना किसकी है। सीधा ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया तुम मतलब सारों की एक साथ नहीं पूछेंगे, मेन पूछेंगे। मेन बता देता हूँ इनमें से, वैसे तो सारी मेन है, ये याद रहे तो अच्छी बात है, बट नहीं याद रहे तो कौन कौन सी आपको ध्यान देनी है। एक तो थी तुलसीदास की रामचरितमानस, एक थी हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी वो थी पद्मावत, ठीक है, जो कि बहुत प्रसिद्ध थी। और उसके अलावा थी हमारी अबुल फजल की अकबरनामा। ये 3 रचनाएं तो जरूर से याद कर लेना, बाकियों को हो सके तो याद कर लेना, 5-6 हैं वैसे तो, बट नहीं याद रहे तो 3 तो जरूर याद रख लेना। इनको आपको कैसे याद रखना है, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन में कि तुलसीदास, इन निम्नलिखित ऑप्शन टाइप आएंगे तो निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन है, कौन सी है, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर ऐसे सिंपल अगर 1 वर्ड में आएंगे तो ऐसे पूछेंगे रामचरितमानस नामक किताब किसने लिखी, बता दो भैया। अब आप लेटे रहोगे वहां पे, सोचते रहोगे भाई ये तो चैप्टर में आया ही नहीं कहीं पे, तो ये यहीं पे आते हैं भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले। तो तुलसीदास ने करी, इसका मलिक मोहम्मद जायसी ने करी, अबुल फजल ने। ये बहुत प्रसिद्ध किताब थी अकबरनामा, इसमें बहुत सारी डिटेल थी, इसीलिए ये प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में भारत में मनोरंजन के साधनों में मुख्यतः संगीत, नृत्य, शिकार, कुश्ती, मल्ल युद्ध, जानवरों की लड़ाइयाँ, शतरंज इत्यादि थे। तीज त्योहार और उत्सवों में भी मनोरंजन हुआ करता था। अब मेन जो मार्केट में चल रहा था वो था धर्मांतरण। धर्मांतरण यानी धर्मों का बदल जाना। आप हिंदू हो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान हो हिंदू बना देंगे, उल्टा पुल्टा ऐसे चले जा रहा था। मध्यकाल में भारत में आक्रमणकारियों, व्यापारियों एवं सूफियों के साथ इस्लाम का आगमन हुआ। 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमणों के लगातार हमले होते रहे और ये आक्रमणकारी अपने साम्राज्य विस्तार, धन की लूट और इस्लाम का प्रचार आदि इनके मुख्य उद्देश्य थे। लेकिन उन्हें भारत की जनता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। धर्मांतरण के लिए तलवार एवं अग्नि की नीति असफल रही, तो लोभ एवं लालच का सहारा देकर जजिया लगाकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया। मतलब कुछ भी हो तुम हमारे धर्म में आ जाओ, बस ये कोशिश रहती थी। लेकिन इससे उन्हें आंशिक सफलता ही मिल पाई, मतलब थोड़ी बहुत सफलता मिली, अच्छी सफलता उनको नहीं मिली। 1800 ईस्वी तक अविभाजित भारत यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की कुल जनसंख्या में मुस्लिम एवं हिंदुओं का अनुपात 1:7 था, यानी कि 7 हिंदुओं में 1 मुसलमान, ऐसा कुछ मिलेगा। अर्थात 15% से भी कम आबादी का ही धर्मांतरण हो पाया, बाकियों का नहीं कर पाए, वो असफल हो गए बाकियों में। चलो हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है इस चैप्टर का और सुकून मिलेगा वीडियो खत्म होने का। बहुत लंबी वीडियो थी यार, वैसे सारी वीडियो लंबी होती है, गला दुख जाता है तो उसको भी 2-3 भागों में बनाना पड़ता है कई बार। तो चलो कोई ना, इसको तो 2 ही भागों में बना दिया मैंने। भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार था। मध्य युग में भारतीय समाज को कर्म कांडों, अंधविश्वासों, भेदभावों से मुक्त कर उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। विभिन्न संतों जैसे रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रस खान, इन्होंने अपनी वाणी में समाज को कुरीतियों से विरुद्ध जागृत किया। कुछ सूफी संतों जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद, सलीम चिश्ती आदि ने अपनी वाणी में समाज में सद्भाव की भावनाएं भी उत्पन्न करी। देखो इसमें से सारे नाम आपने नहीं सुने होंगे, लिटरली सी बात है। आपने ये सुने होंगे, कबीरदास आ गया, देखो हटा देता हूँ एक बार, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान भी आता है कभी कभी हिंदी में, गुरु नानक देव सुना होगा आपने। तो ये नाम है प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है संत हुए हैं ये, जिन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा जो है योगदान दिया है। बाकियों ने भी दिया है बट उनका नाम इतना ज़्यादा आपने सुनने में नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि इनका ज़्यादा योगदान था तो ज़्यादा वाले सामने आते रहते हैं। चलो यहाँ पे हमें मिलेंगे 5 और 4, 9 और 2,
मतलब 2 क्वेश्चन तो ये इंक्लूड ही नहीं होते, वैसे फ्री फंड के क्वेश्चन है बेफालतू के। तो मेन हमारे 9 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की वीडियो अलग आएगी भैया, ये वीडियो पहले ही लंबी हो गई है, पता नहीं आप आखिर तक देख भी रहे हो कि नहीं। जिसने वीडियो आखिर तक देखी है कमेंट में बताना भैया हमने आखिर तक देखी है, मुझे भी मजा आएगा कि भैया मेहनत सफल हो रही है हमारी कम से कम। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से हम दे पाएँ। हरियाणा बोर्ड वालों को बिल्कुल मजे आने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारा जो है पेपर जब आएंगे ना आपके, तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटर्न में सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चन। ऐसे वैसे क्वेश्चन हम नहीं प्रोवाइड करा रहे, पेपर्स के सॉल्यूशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो जरूर से जुड़ जाना चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम करते नहीं हो बिल्कुल भी। चलो कर लेना, उम्मीद है कर ही लोगे आप लोग, है ना।